सबका मीडिया के मित्रों का अभिवादन है। मैं विनयपूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ, तो आपको थोड़ा जल्दी बुलाया और देरी से बात कर पा रहा हूँ। आज हमारी जिला अध्यक्ष से जिला प्रभारी और अभी हमने एक सेवा पखवाड़ा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती के बीच में एक सेवा पखवाड़े के कुछ कार्यक्रम रखे हैं। उनके निमित्त आज की ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी मोर्चा अध्यक्ष और मोर्चा के प्रभारी भी थे। इस बैठक में हमने अभी कुछ घटनाएं जो देश में हुई, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया, चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान का ठीक से वहाँ काम करना, इसके साथ ही G20 की एक सफल बैठक और उसकी एक सफल डिक्लेरेशन, भारतीय सोच के हिसाब से चीज़ों का उस प्रकार से आगे बढ़ना, और तीसरा आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग। इन 3 के लिए वैज्ञानिकों का और भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है, उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति की है। इन तीनों घटनाओं ने देश को गौरवान्वित किया है। इन तीनों पर हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुछ महती कार्यक्रम हमने करने का निर्णय लिया है। इसमें हर विधानसभा में रक्तदान शिविर लगेंगे। 17 तारीख में, 18 तारीख में, और हमने 200 लोगों का हर विधानसभा के रक्तदान शिविर में लक्ष्य रखा है कि हम 1800 इकाई तक रक्तदान इस मौके पर करवाएं। इसी समय में कुछ हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। 18,000 सॉरी, क्षमा करेंगे, 18,000। पिछली बार यह आंकड़ा हमारा 11,000 का था। इस बार उससे आगे बढ़ रहे हैं। रक्तदान का 90 विधानसभाओं में 200 प्रति विधानसभा। इसी तरह से 24 कैंप इस पखवाड़े में हर विधानसभा में लगे, हेल्थ चेकअप कैंप। और एक काम हमने सोचा है कि इन 2000 से अधिक कैंपों में 2 लाख लोगों को चश्मा भी हम दें। तो ये एक 2 दर्जन कैंप ऑन एन एवरेज हर विधानसभा। पूरा हरियाणा का जोड़ेंगे तो ये 2000 प्लस है, और 2 लाख लोगों तक चश्मा देने का काम इस समय में करेंगे। ये एक लक्ष्य आज के सेवा पखवाड़े के लक्ष्यों में हमने रखा है। इसी के साथ साथ इस समय 23 सितंबर को शहीद दिवस होगा। शहीद दिवस पर हर गांव से पहले हमने शहीद परिवारों से और उनकी समाधियों से मिट्टी कलेक्ट की थी। अब शेष सभी गांवों से भी 23 सितंबर को मिट्टी कलेक्ट करेंगे। मेरी माटी मेरा देश एक अभियान के तहत, और जो वार मेमोरियल बना है, देश भर की उस मिट्टी से वहाँ उस मिट्टी को पहुँचाया जाएगा। और वार मेमोरियल पर उसकी कुछ योजना है जो बाद में सामने आएगी। तो उसमें भी 23 सितंबर का दिन हम हर गांव से मिट्टी लेने के काम में, हर घर से मिट्टी के काम में लेने में अपने कार्यकर्ताओं की टीम को जुटाएंगे। 24 सितंबर प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, और उसी दिन हमने 2 लाख लाभार्थियों को हर बूथ पर 10, इसलिए 2 लाख लाभार्थियों को संपर्क करने का भी टारगेट आज की बैठक पर रखा है। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल उपाध्याय का विचार और दर्शन दोनों, और उनका जीवन, ये हमारी पार्टी में बहुत ऊंची प्रेरणा है। उनके एकात्म मानव दर्शन पर ही भाजपा चलती है, उनके अंत्योदय के विचार पर चलती है।
और उनका जीवन भी, जो उनका कृतित्व है, उसी तरह से उनका व्यक्तित्व भी है, उसकी प्रेरणा हमारे नीचे तक हो, तो हर बूथ पर 19,863 बूथों पर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी। इसी समय में हम अपने संगठनात्मक काम को और मजबूत करने के लिए, जैसे आपको जानकारी है कि अभी हमने 1 सप्ताह के लिए अल्पकालिक विस्तारक निकाले हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 2500 विस्तारक फील्ड में काम कर रहे हैं। इतना बड़ा लक्ष्य हम इससे पहले कभी अचीव नहीं कर पाए, इतना बड़ा सोच भी नहीं पाए थे। तो 2500 हमारे विस्तारक जो है 1 सप्ताह के लिए फील्ड में हैं, और ये जहाँ लाभार्थियों को मिल रहे हैं, उसके साथ साथ पन्ना प्रमुखों को मिल रहे हैं, और हमारे संगठनात्मक काम को मजबूत कर रहे हैं। इसी काम की और मजबूती के लिए जो मेरी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सदस्यों को हमने एक एक मंडल का पालक बनाया हुआ है। 311 मंडल हैं। उन सब से मैंने आज आग्रह किया है कि 4 दिन का समय वो अपने अपने मंडल में दें। 3 दिन 23, 24 और 25 सितंबर के कार्यक्रमों के लिए, और उससे पहले एक दिन वो 22 को दें, चाहे 21 को दें, चाहे 20 को दें, वो इसकी पूर्व तैयारी के लिए है। 4 दिन का समय मैं सभी ऐसे 311 पालकों के और हमारे जिला स्तर पर प्रभारी होते हैं मंडल के, उन दोनों से 4 दिन के समय का दान का आग्रह मैंने किया है कि ये सब लोग एक अपना पूरा दिन वहाँ उस मंडल में लगाएं, इससे इस काम को और मजबूती हम दे सकें। हम गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता का अभियान पूरे देश में चलाएंगे, और उसमें भी हमारी सारी इकाइयाँ उस काम में जुटेंगी। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष मैं कहूँगा कि उनके लिए कुछ कार्यक्रम आ रहे हैं, तो हमने अपने बीसी मोर्चा को इसके लिए तैयार किया है। 2 मंत्रियों का समय भी उसके लिए हमको मिला है, अम्बाला और गुड़गांव में, और केंद्रीय मंत्रियों का, तो वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम होंगे उस नाते से। और 17 तारीख को हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्गों में जो है वो जो योजनाएं उनके लिए आएंगी, उनके क्रियान्वयन के लिए हिस्सेदार बनेगा, उसमें अग्रणी रहेगा। हमारा जो इस समय में जब ये शिविर चलेंगे, हेल्थ शिविर चलेंगे, उसी समय में हर हेल्थ शिविर में एक स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। और उसी समय एक स्टॉल लगा जाएगा कि जिनके आयुष्मान कार्ड बनने हैं और अभी बने नहीं, तो अब उसका थोड़ा आसान काम केंद्र सरकार ने किया है। मनसुख भाई मांडविया जी ने, वो टेलीफोन पर भी उसका KYC होकर उसका डिजिटल कार्ड बन सकता है। तो उस काम को भी करने के लिए एक स्टॉल जो है वहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस नाते से ये कार्यक्रम भी इसी समय होने वाले हैं। हमारे बाकी सभी मोर्चों को भी दायित्व सौंपे गए हैं। पिछड़ी वर्ग की, दलित वर्ग की बस्तियों में संपर्क का अभियान, वो अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में संपर्क का अभियान हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा करेगा। बहनों में को कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं जो आंगनबाड़ियों से जुड़कर उनके कार्यक्रम संपन्न होंगे। किसानों को वृक्षारोपण का काम दिया है इस समय में, 75 वृक्ष जो है वो हर गांव में लगाने का काम करें। ऐसे हर मोर्चे को कोई ना कोई दायित्व इस समय सौंपा गया है। तो आज की हमारी ये बैठक, जहां 3 गौरवान्वित करने वाले विषयों पर सरकार का, वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का प्रस्ताव किया है, वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम जो है वो बनाने की योजना आज इसमें हुई है, जिसका हम क्रियान्वयन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि समय दान करके 2500 लोगों ने 1 सप्ताह का समय जो दिया है, वो पार्टी की मजबूती के लिए हमारे विस्तार किए गए हैं। उनके काम की भी जानकारी आज इसमें ली गई है, और आगे भी हमारे मंडल अनुसार जो बड़े नेता हैं, उनके समय का दान 4 दिन का सबसे महंगा है, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो मंडल अनुसार समय लगाएं। अध्यक्ष जी, जो सेवा पखवाड़ा है, इसके साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार जो है लोगों की गलियां, नाली, तालाब, सड़कें ये काम करवा दे तो जनता फिर नहीं रहेगी। निश्चित रूप से जो भी नीचे से जो भी चीज़ें आएंगी, जो आपके माध्यम से भी आई है शर्मा जी,
वो सरकार तक हम पहुंचाएंगे और सरकार में जहाँ जहाँ भी इसकी कोई कमी है रही है आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। जैसे 2 एमएलए पे एफआईआर हुई है, एक मामन खान पर, एक संदीप सिंह पे, एक की अरेस्ट हो जाती है, दूसरे की इन्वेस्टिगेशन। देखिए पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन, मामन खान भी कोर्ट में गए थे, वो भी अपनी अग्रिम जमानत चाह रहे थे, ये भी गए हुए हैं, तो ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की प्रशासन की प्रक्रिया का हिस्सा है। और पुलिस प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब में, जिस हिसाब से जो चीज़ें घटित होती हैं उसमें मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की या उसकी आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। सर, मानो मानेसर को लेकर जिस तरह से रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने उनका पक्ष लिया कि उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनका जो मामले दर्ज किए वो गलत है, उनका समर्थन किया एक बार सवाल दोबारा पूछिए। मोनू मानेसर की जो गिरफ्तारी हुई है उसको गलत बताया है अरविंद शर्मा ने, जो रोहतक के सांसद हैं बीजेपी के, और उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, वो जिस तरह से काम कर रहे थे हम उसके पक्ष में हैं। देखिए हर विषय की पक्ष की हर विषय का पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, और किसी के भी कोई पक्ष में नहीं रहे ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हर व्यक्ति के, हर काम के, हर विचार के पक्ष के लोग हैं जिनको ठीक से जानकारी है कि मोनू मानेसर निर्दोष है, तो निश्चित रूप से वो उसका पक्ष लेंगे और उसके पक्ष की बात भी करेंगे। इसलिए अरविंद शर्मा जी ने जो कहा है उनकी जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक कहा है। एक जनप्रतिनिधि को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए? नहीं, देखिए भैया, पक्ष और विपक्ष तो हर किसी का है। कांग्रेस पार्टी के जब विधायक अंदर जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कितने लोग इससे पहले बोल रहे थे, तो इसलिए हमेशा पक्ष और विपक्ष रहेंगे और पक्ष और विपक्ष में अपने अपनी जानकारी के हिसाब से लोग अपने अपने बयान देंगे। हमको तो दुर्भाग्यपूर्ण ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारों की एक सूची जारी कर दी है घमंडिया गठबंधन ने कि इनकी बहस में हम जाएंगे। ये देखिए ना बंटवारा कहाँ तक जा रहा है। कल को नीचे कोई ऐसी सूचियाँ आ गई तो क्या होगा। यानी जो कल तक गोदी मीडिया कहकर निंदा करते थे, उन्होंने उसी प्रकार का काम अपनी कलम से कर दिया है। मैं कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कोई पक्ष में बोल रहा है, कल आप एक बयान हमारा अच्छा भी छाप सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो, कल को एक बयान ऐसा भी छाप सकते हो जिस पे आप कहो कि भई अच्छा नहीं कहा गया। किसी काम की आप सराहना भी कर सकते हो, किसी काम में कमी भी निकाल सकते हो। इस आधार पर अगर हम पत्रकारों में, अखबारों में, मीडिया चैनलों में अगर बंटवारा करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस तरह से कांग्रेस के नेता या विधायक ये कह रहे हैं कि जो मामन खान है वो पाक साफ है, उन्हें फंसाया जा रहा है, और कल अभय चौटाला यही कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र मुख्यमंत्री। भाई साहब, आपके दोनों सवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार वही बात आप अरविंद शर्मा जी के नाम से कर रहे थे, वही बात आप कांग्रेसियों के नाम से कर रहे हो। मेरा उत्तर सेम है जो मैंने उस समय दिया कि लोग अपने अपने, हर एक के पक्षकार भी होते हैं, हर एक का विपक्ष भी होता है। लोग अपने अपने पक्ष की बात करते हैं और उसी हिसाब से अपने बयान देते हैं। इसलिए जिसको जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर कई बार बोलता है, कई बार वो अपनी पार्टी या दल के हिसाब से बोलता है। जो बजरंग दल के रोहतक विभाग के संयोजक हैं नीरज वत्स, उन्होंने कल अपनी पूरी टीम के साथ इस्तीफे की घोषणा की है और उन्होंने ये कहा है कि जो भाई बजरंग दल को स्वाभाविक रूप से उनके नेता के गिरफ्तार होने पर नाराजगी जताने का, रोष जताने का, गुस्सा करने का उनका अधिकार हम छीन सकते हैं क्या? नेचुरल है, स्वाभाविक है। बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता के साथ उनको अगर ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है, आपत्तिजनक हो रहा है, तो निश्चित रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष आता ही आता है। मेरे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के साथ कहीं ऐसा होता है तो मुझे भी रोष आएगा ना। इट्स नेचुरल, स्वाभाविक है। ये बात ठीक है, स्वाभाविक है। नहीं, बिल्कुल। साथ में एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल कर रही है, कि जब उनकी ज़रूरत पड़ी उनको यूज़ कर दिया और बाद में उनको निकाल दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके बयान पर तो मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सबको अपनी बात जो है वो नाराज़गी जताने का नेचुरल रूप से, जब किसी भी ऐसे संगठन के लोगों के साथ, उनके नेतृत्व के साथ उनको लगता है अन्याय होता है तो उनका रोष स्वाभाविक है। कल अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा और भाजपा की मिली भगत है, इसी की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मुझे लगता है कि जब किसी और बात से अपने दल की प्रासंगिकता नहीं बन रही हो तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं।
देखिए हरियाणा में इतना मजबूत गोरक्षा कानून है, क्या गोरक्षकों की जरूरत है प्रदेश के अंदर? देखिए, हमेशा दोनों चीज़ें हमेशा रहेंगी। समाज की जागरूकता ही कानूनों के क्रियान्वयन का आधार बनती है। तो कानून तो बहुत अच्छे बहुत पहले से बने होते हैं, अगर समाज की जागरूकता उन कानूनों के विषय में नहीं होती है और समाज का सहयोग नहीं होता है तो बहुत अच्छे कानूनों के क्रियान्वयन भी जितने अच्छे होने चाहिए उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। इसलिए जागरूक समाज कानूनों के क्रियान्वयन की भी गारंटी देता है। इसलिए निश्चित रूप से कानून की मर्यादा में रहकर जागरूक समाज अवश्य चाहिए। कानून बनाने का श्रेय मुझे ही मिला था गोरक्षा का, जब सबसे पहला कानून हमने विधानसभा में वही बनाया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन समाज की जागरूकता उसकी गारंटी है। कांग्रेस ये कह रही है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे और उनको आपकी बार जो है पूरे करने देंगे। उनको कहने भी नहीं देंगे क्या? जो ऐसे हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मोहब्बत की दुकान में लात गुस्सों का प्रसाद बट रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए उसमें से ऐसे बटे हुए घर का कैसे बंटाधार होता है, सबके ध्यान में। सुभाष बत्ता भी पूरा बता रहे हैं कि इसी तरह का बीजेपी में भी चल रहा है। अब देखिए, आप थोड़े से आनंद लेने के उस पर आ गए। चलिए, धन्यवाद। बीजेपी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में रहेगा। देखिए, ये सवाल का जवाब एक बार नहीं 100 बार आ चुका है। हमारा सरकार चलाने का गठबंधन है, सरकार अच्छी चल रही है। चुनाव में इकट्ठे जाने का गठबंधन का कोई निर्णय होगा तो आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म को खतरे में बताया है, उसको लेकर क्या? देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह की बयान, कांग्रेस अध्यक्ष का भी एक बयान ऐसा आया था, एक ऐसा ही बयान अभी उदय स्टालिन का आया है, और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति को संस्कृति के स्तर तक लेके आना, आस्थाओं के स्तर तक लेके आना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। और इस सारी बातचीत से ये जो घमंडिया गठबंधन है या इंडी अलायंस है, इसकी मानसिकता उजागर हो रही है। इनमें वही लोग हैं जिन्होंने देश के विभाजन को 2 नेशन थ्योरी के आधार पर स्वीकार किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सेकुलरिज्म के नाम पर केवल और केवल हिंदू का उत्पीड़न हो और एक तरफ अपीजमेंट चलता जाए, आर्टिकल 370 जैसे आर्टिकल रहे, हिंदुओं के आस्था के केंद्र वो सम्मानित नहीं रहे। खुद नेहरू जी ने राष्ट्रपति को लिखा था कि आप सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने मत जाइए। रामचंद्र जी को, रामलला को टेंट में बैठाए रखने का काम, बाबरी मस्जिद में बैठाए रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इन्होंने हमेशा इस प्रकार का दोहरा स्तर रखा है और इसी विचार इनके हृदय में है और ऐसे ही विचार इनके प्रकट होते हैं। ये तुष्टीकरण क्यों है? तुष्टीकरण क्यों है? ये तुष्टीकरण 1947 से क्यों कर रही कांग्रेस? इसके पीछे शायद कांग्रेस के कुछ नेताओं को ऐसा लगता था कि शायद ऐसी भाषा और ऐसी बोली बोलकर हम एक वर्ग के तो नेता हैं ही जिससे आते हैं, दूसरे के भी नेता हो जाएंगे। वो तो हुआ नहीं, देश तो बट गया और वो वैसे ही रह गए। धन्यवाद।